So welcome back friends, welcome back to Geography MCQ. This is our free series on Geography यानी कि भूगोल शास्त्र के ऊपर जितने आपके NCERT बुक्स हैं राइट फ्रॉम क्लास 6 टिल क्लास 12 उन सभी की ये MCQs की सीरीज है. इट इज़ अवेलेबल फॉर यू ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट. आप लोग इसको देख सकते हैं और अपने NCERT बुक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक भूगोल शास्त्र के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो बन सकते हैं इन किताबों में मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है. तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी. आई होप कि मैंने आप लोगों के प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड किया है. ना सिर्फ मैं आपको MCQs करा रहा हूँ बल्कि अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को थोड़ा गाइड करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए और कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है. फ्रेंड्स चाइनीज़ फिलॉसफी में एक कहावत है कि ज्ञान सीखने के तरीके क्या क्या होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका इमिटेशन, दूसरों को देखकर कॉपी कर लो. ठीक, दूसरा होता है आपका एक्सपीरियंस कि खुद की गलतियों से सीखो. ठीक, और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्शन, खुद की गलतियां, दूसरों के अनुभव, इन सब के ऊपर सोचो और अपने अंदर ज्ञान को डेवलप करो. तो नीडलेस टू से रिफ्लेक्शन ही आपका बेस्ट मेथड होता है टू ऑब्टेन नॉलेज. इसीलिए हमेशा दूसरों से इंटरेक्ट करना चाहिए. आपसे पहले जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि उनसे क्या गलतियां हुई. इसीलिए मैं हर बार आपसे कहता हूं कि सिंसियर कैंडिडेट्स, जो सीरियस लोग हैं उनके साथ ग्रुप बनाइए, नॉन सीरियस लोगों को छोड़ दीजिए. जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ग्रुप बनाइए, उनके साथ सीखिए, देखिए उन्होंने क्या गलतियां की और आपसे वो गलती दोबारा ना हो, इस बात का खास आपको ध्यान रखना है. एनीवेज फ्रेंड्स, बोल बच्चन के बाद आइए हम लोग शुरू करते हैं. ये है आपकी कक्षा 8 और उसका अध्याय नंबर 1. ठीक है, रिसोर्सेज, संसाधन. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं. बट हाँ, इसमें कुछ एक डेफिनेशन है जिसपे कि आप फंस सकते हैं अगर आपको उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता. अगर आपको एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता है तो आप उन जगहों पे MCQs में फंस सकते हैं. तो मैंने इस चैप्टर को कवर किया थ्रू MCQs. आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग. फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संसाधन की विशिष्ट विशेषताएं हैं. कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है वो एक संसाधन है. सही बात है. सभी संसाधनों की कुछ उपयोगिता और मूल्य होता है. सही बात है भाई, वो बिजली हो, पानी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, कुछ भी हो, उसकी अपनी कुछ उपयोगिता होती है और उसका कुछ मूल्य होता है. सभी संसाधनों को व्यावसायिक मूल्य नहीं होता. नॉट ऑल रिसोर्सेज हैव कमर्शियल वैल्यू. ये बात भी सही है. क्यों? जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए घर में कोई आपका कोई नुस्खा है. ठीक है, जैसे घर में अगर मान लीजिए किसी को बुखार है तो मम्मी क्या करती है? व्हाट डज अ मदर डू? वो गर्म पानी के कपड़े को सर पे रखती है. अब ये जो है एक रिसोर्स है आपके घर में कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन इसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इसको. तो कोई भी आके आपके घर में पैसे नहीं देगा और बोलेगा कि मुझे बताओ कि बुखार अगर उतारना हो तो गर्म कपड़े का इस्तेमाल कैसे करते हैं. हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. नॉट ऑल रिसोर्सेज हैव गॉट कमर्शियल वैल्यू. फोर्थ देखिए, समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में बदल सकते हैं. सही बात है. जैसे कोल का अगर आप एग्जाम्पल लें, कोयले का, तो वो क्या है? वो बेसिकली वनस्पति है जो कि बहुत सारे सालों से, करोड़ों सालों से धरती के अंदर उच्च दाब और उच्च तापमान की वजह से वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह कोयले में परिवर्तित हो गए. ठीक, तो समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सिमिलरली फ्रेंड्स, पेट्रोलियम क्या होता है? मरीन एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं उसको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से जब वो कन्वर्ट होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. अगेन समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज दिस प्रोसेस टेक्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो कौन सा सही स्टेटमेंट है? 1 2 3 4, ऑल 4 आर एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट. ठीक है, आप स्टेटमेंट 3 के ऊपर जरा ध्यान दीजिए. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे के सारे मेटल्स, इनका इकोनॉमिक वैल्यू होता है. बट एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है, हो सकता है उसका इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, लेकिन हो सकता है इसका इकोनॉमिक वैल्यू हो. कैसे? ये अगर टूरिज्म के एंगल से इसको डेवलप किया जाए, अगर लोग आ रहे हैं यहाँ पैसे खर्च करके इस जगह को देखने के लिए, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई. तो रिसोर्सेज के अंदर वैल्यू भी होता है, उनका कुछ कॉस्ट भी होता है,
लेकिन हर रिसोर्स का कमर्शियल वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब फ्रेंड्स आपके सामने अगेन एक छोटा सा कटआउट है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आप यहाँ देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कुछ एग्जांपल्स, एनिमल रिसोर्स, क्रूड ऑयल, फॉरेस्ट रिसोर्स, प्रेशियस मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, विंड पावर, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बस एक इंडिकेटिव लिस्ट है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आइए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज डज नॉट, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, डू नॉट हैव एनी कमर्शियल वैल्यू, नहीं है। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय पौधे, देखिए इनका तो कमर्शियल वैल्यू है। और मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहां पर एक टर्म से अवगत कराना चाहता हूं। आप लोगों को एक टर्म है बायोपायरेसी। आप लोग जरा इस टर्म के ऊपर थोड़ा होमवर्क करिए और इससे कुछ अच्छे एग्जांपल्स, कुछ फेमस एग्जांपल्स को नोट डाउन करिए। मैं आपको ब्रॉडली बताता हूं ये टर्म क्या है। देखिए इंडिया में ही मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, अगर बहुत सारे ट्राइबल्स एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड से अनटच्ड है। मान लीजिए कि इंडिया में मेघालय में कोई ऐसा ट्राइब है जहां पर कि कोई एक ऐसा प्लांट उगता है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक, अब अमेरिका में कोई कंपनी को ये बात पता चली कि भाई इंडिया में मेघालय में एक ऐसा प्लांट है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। अभी प्रूवन नहीं है, उसको पता चली कि कर सकता है। हो सकता है कि वो कंपनी चाहे कि इंडिया एक बार विजिट करे। वो कंपनी इंडिया विजिट करेगी, मेघालय में उस ट्राइब के पास जाएगी, उनसे सीखने की कोशिश करेगी कि ये जो प्लांट है क्या ये वाकई में कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। अगर उस कंपनी को लगा कि हेल्प कर सकता है, अब देखिए वो कंपनी क्या अनएथिकल स्टेप लेगी। वो कंपनी वापस जाएगी अपने कंट्री यूएस में और वहां जाकर के एक पेटेंट फाइल कर देगी कि हमने ये पता किया कि इस पर्टिकुलर प्लांट से कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकता है। अब यहां पे इमोरल या अनैतिक कदम क्या हो गया? वो ट्राइब जो सदियों से ये चीज जानती है या फिर सदियों से इस प्लांट को नर्चर कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको कोई कमर्शियल फायदा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस पेटेंट। सारा का सारा पेटेंट अमेरिका की वो कंपनी ले गई। इसे कहा जाता है बायोपायरेसी। आप लोग थोड़ा और इसके बारे में पढ़िएगा, ज्यादा डाइग्रेस में करूंगा नहीं यहाँ पे, और इससे कुछ एग्जाम्पल जरूर नोट करिएगा। और आप लोग ये बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कौन सा एग्रीमेंट या ट्रीटी है जो कि इस मुद्दे को टैकल करने में हेल्प करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट आइए, ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्य। अब देखिए कुछ सुंदर दृश्यों का होता है कमर्शियल वैल्यू, जैसे कि अगर आप किसी माउंटेनस एरिया में चले जाएं, है ना, और आप वहां से कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट पे जाएं, अगर जैसे दार्जिलिंग में टाइगर हिल्स है, अब वो टूरिज्म के एंगल से तो इंपॉर्टेंट है, बट एज सच सुंदर दृश्यों का कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होता, इवन दो दे आर रिसोर्सेस, हमेशा नहीं होता। ठीक, स्वच्छ वातावरण, देखिए आज की डेट में स्वच्छ वातावरण का कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है और मे बी इन फ्यूचर हो जाए। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई पर्टिकुलर एरिया है जो दिल्ली के आसपास है, ठीक है। अब दिल्ली है आपका हाईली पॉल्यूटेड, ठीक। अब यहाँ के लोग अच्छी हवा में सांस लेने के लिए अगर जाते हैं टू सम क्लीन एरिया विच इज नियर दिल्ली, और ये एरिया इस वजह से टूरिज्म एंगल से डेवलप हो जाता है, यहाँ के लोगों के आने जाने की वजह से उस क्लीन एरिया में कमर्शियल चीजें लाइक होटल्स, स्पा, रिजॉर्ट, बुटीक्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन अप होने लगते हैं। तो हाँ, फिर वहाँ क्लीन एरिया का कमर्शियल वैल्यू है, बट एज सच क्लीन एरिया का अपने आप को कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है जब तक कि उसको टूरिज्म एंगल से आप डेवलप ना कर दें। मैं कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्वच्छ वातावरण, सुंदर दृश्य, इन सब का टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैल्यू है, ठीक, बट इनका अपने आप में कोई डायरेक्ट कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये आंसर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट आइए, कोयला जमा, इसका तो कमर्शियल वैल्यू है। कोल की माइंस होते हैं, सीम्स होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनसे पावर प्रोड्यूस होता है और पूरी की पूरी इकोनॉमी रन करती है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इसका भी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ठीक, ब्रॉडली स्पीकिंग इसका कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो आपके आंसर में फ्रेंड्स देखिए मेडिसिनल प्लांट्स और
4th, कोयला जमा, ये आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 1 4 को काटिए, 1 4 को काटिए, 2 3 4 को काटिए, तो बस यही तो बचा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है सो आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, इसीलिए आप इसमें ज़्यादा डिस्प्यूट मत करें। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हो सकता है आपको टूरिज्म वाले एंगल की वजह से थोड़ा डाउट हो कि सर ब्यूटीफुल सीनरी, क्लीन एनवायरनमेंट में तो कमर्शियल वैल्यू होता है। देखिए होता है, मैं इसे मना नहीं कर रहा, बट अगर आप इसको ऐसे देखेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर टिक ही करना है। मान ली यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे? सर्टेनली 1 और 4 तो आपके आंसर में, 1 और 4 तो आपके आंसर में हो नहीं सकता, तो आप इसको कट किया, इसको कट किया, इसको कट किया और इसको कट किया, तो बचा गया, यही बचा आपके लिए आंसर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अगेन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको, मुझे, किसी भी एस्पिरेंट को थोड़ा डाउट तो रहेगा कि सर इन पॉइंट्स में भी कुछ ना कुछ कमर्शियल वैल्यू तो है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आ जाए तो क्या आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं, आपको टिक तो करना है कोई ना कोई आंसर। तो आप कैसे अराइव करेंगे आंसर पे? आंसर जो है ना आपका हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जो भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता हो ना उसको टिक कर दिया करिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो भी आपको लगता हो कि यही सबसे सही आंसर हो सकता है या यही आंसर हो सकता है, बाकी तो हो ही नहीं सकते। आंसर पे अराइव करने के 2 तरीके हैं, एक आपको पता हो कि यही आंसर है, एक पता हो कि बाकी तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट को टिक करिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिविटी, बट देन अगेन यू हैव टू टिक दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। और इस तरह क्वेश्चन में ना फ्रेंड्स, यूपीएससी हो या पीसीएस हो या इवन मेरे भी एमसीक्यूज जो हैं, इस तरह से अरेंज करने पड़ते हैं कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक कर सके। क्योंकि कल को अगर कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन के ऊपर कोर्ट केस कर दिया तो हाउ विल यू डिफेंड, ठीक है। एनीवेज आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके सामने एनसीईआरटी बुक का एक कटआउट है, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यूटिलिटी और वैल्यू। इन दोनों को आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी का मतलब हो गया उपयोगिता, कि आप कैसे उस रिसोर्स का यूज करेंगे, और वैल्यू का मतलब हो गया कि उसका मूल्य क्या है। उसका मूल्य जरूरी नहीं है कि हमेशा कमर्शियल टर्म्स में ही हो, उसका मूल्य जो है किसी भी और टर्म्स में भी हो सकता है, बट मोस्टली हम लोग कमर्शियल टर्म्स में ही उसके वैल्यू को नापते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेटेंट चीजों को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है किसी भी विचार या आविष्कार पर अनन्य अधिकार। कौन से कथन सही नहीं है? अगेन फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया है, तो दोनों ही कथन आपके गलत हो गए, तो आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि पेटेंट होता है आपका एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो नॉट करेक्ट में आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपको इस टर्म का मतलब पता करना है क्या होता है, और आपको ये पता करना है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड लेवल पर एक बॉडी है जिसका नाम है वीपो। तो ये बॉडी कब संस्थापित हुई थी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, और IPR के रिलेटेड इस बॉडी के क्या क्या मेजर एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज हैं, इसको आप लोग चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सही बात है, इनसे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, सही बात है, कोई भी अगर आप खोज या आविष्कार करेंगे तो उसके बाद और कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। तीसरा देखिए, द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेयर एज इन्वेंशन ऑफ द व्हील लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। गलत बात है, एक्चुअली यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया गया है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। कह रहा है कौन कौन से करेक्ट है, तो 1 and 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख लीजिए 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, सिंपली इंटरचेंज कर दिया गया, बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट आइए।
टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन रिसोर्स वेयर एज पीपल आर ह्यूमन मेड रिसोर्स। प्रौद्योगिकी एक मानव संसाधन है जबकि लोग मानव निर्मित संसाधन है। अगेन यहाँ पे एक्सचेंज किया गया है, लोग मानव संसाधन होते हैं और प्रौद्योगिकी आपका मानव निर्मित संसाधन होता है। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन विकास में लोगों के कौशल की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें अधिक संसाधन बनाने में सक्षम बनाना शामिल है। बिल्कुल सही बात है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मीन्स, कि लोगों के स्किल्स को इम्प्रूव करो और उनको इनेबल करो, उनको इतनी शिक्षा, उनको इतनी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको इतने गुण दो कि वो और ज्यादा संसाधन बनाने में हेल्प कर सके। कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा आपका, तो वन ओनली विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अगेन एक कटआउट लगाया NCERT का। ये ब्रॉडली आपका रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच का डिफरेंस है। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको आप देख सकते हैं। मतलब क्या रेन्यूएबल का, दोज रिसोर्स विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, ये ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दोज विच आर इन लिमिटेड स्टॉक। Once they are exhausted, it may take a very long time, even thousands of years, to get renewed or to be replenished. ठीक है, इसे इनको बोला जाता है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन मेनी फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एटसेट्रा। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much on Earth. इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन बनाया है मैंने, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए देखिए, with reference to natural resources, consider the following statements. They are derived directly from nature, but without detailed modification, they cannot be used. वे सीधा प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन विस्तृत संशोधन के बिना उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन प्राकृतिक साधनों की श्रेणी में नहीं आते हैं। तीसरा देखिए, सभी नवीकरणीय संसाधन असीमित नहीं होते हैं। आपने जस्ट अभी देखा था फ्रेंड्स कि नॉट ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है आपसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक एंड दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश एज अपोज्ड टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हिच कैन रिप्लेनिश क्विकली। बिल्कुल सही बात है। गैर नवीकरणीय संसाधनों का सीमित स्टॉक होता है और अक्षय संसाधनों के विपरीत उन्हें फिर से भरने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। तो 3 सही है, 4 सही है, 1 भी आपका सही, सॉरी 1 भी आपका सही है। ठीक है, ये कह रहा है आपका कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। सॉरी नॉट 1, आई एम रियली सॉरी, नॉट 1, जस्ट अ सेकेंड। 3 सही है आपका, 4 सही है आपका, 2 जो है ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट है आपका ये वाला, बिकॉज जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना फ्रेंड्स, वो नेचर से डेराइव तो होते हैं बट दे कैन बी यूज्ड विदाउट डिटेल्ड मॉडिफिकेशन एज वेल। ठीक है, तो पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा होगा आपका, तो ओनली 1 विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, आइए देखिए, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, दोज रिसोर्सेज व्हिच आर ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एंड दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी कहां से आ रहा है भाई, तो सन से आ रहा है। ठीक, अब जो सन से एनर्जी जो आ रही है, क्या आप इसको चेंज करते हैं क्या यूजेबल फॉर्म में, नहीं। जो एनर्जी आ रही है उसको एज इट इज आपने सोलर सेल के ऊपर रखा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो यहां पे आपने कुछ चेंज किया क्या इस रिसोर्स को, कुछ भी नहीं चेंज किया। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट विंड पावर, आप उसमें कुछ चेंज करते हैं क्या, नहीं। टाइडल पावर कुछ चेंज करते हैं क्या, नहीं। तो हेंस रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, आप उसको ज्यादा बदलाव नहीं करना, उसको परिवर्तित नहीं करना है, जो का त्यों मिला उसको वैसे ही यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, नेचुरल रिसोर्स जो होता है इसके अगेन 2 श्रेणियां होती हैं, एक हो गया आपका रेन्यूएबल, एक हो गया आपका नॉन रेन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग नहीं रखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में।
ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिसोर्सेज में तो रखना चाहिए था, क्यों? क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया है। सही बात है, लेकिन इंसान जो है उनको हम सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स के सिर्फ दो ही कैटेगरी होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब आप ये मत कहना कि सर इंसान रिन्यूएबल है, क्योंकि कुछ इंसान मरते हैं फिर कुछ जन्म लेते हैं तो रिन्यूएबल हो जाते हैं। ये सब लॉजिक बिल्कुल गलत बैठेगी। ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बस, ठीक है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और कुछ लिमिटेड होते हैं, जैसे विंड, सोलर एनर्जी, ये सब के सब हो गए आपके अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि इनके स्टॉक के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। क्या आप बता सकते हैं सूरज में कितनी गर्मी है? कोई लिमिट नहीं है। विंड पावर कब तक रहेगा अर्थ पे? कोई लिमिट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बात करें सेफ ड्रिंकिंग वाटर की या फ्रेश वाटर की, ये है तो आपका नेचुरल रिसोर्स, इन क्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? लिमिटेड है ना। इट इज लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, ठीक। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो फिर उनको रिन्यू करने में कई हजारों साल का वक्त लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट दो चीजें जानना थी। पहले तो ये वाला स्टेटमेंट, दूसरा ये वाला स्टेटमेंट। आपको याद ये रखना है कि ह्यूमन रिसोर्स डू नॉट कम अंडर नेचुरल रिसोर्स, ठीक। दूसरा ये कि नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो कि प्रकृति से जैसे मिलते हैं हम उनको वैसे ही यूज करते हैं, उस पर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अच्छा, आपके सामने फ्रेंड्स एक एनसीईआरटी का अगेन स्क्रीनशॉट है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ पीपल, मतलब कितने लोग हैं और उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं कितनी हैं, ठीक है। ह्यूमंस को रिसोर्स की तरह मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, इसके ऊपर एक मत नहीं है सभी लोग। कुछ लोगों का कहना है कि आप इनको मानो, कुछ लोग का कहना है आप इनको मत मानो, लेकिन ठीक है, हम लोग इसको मान के चलते हैं, एनसीईआरटी मान के चलता है। तो ह्यूमंस आर इंडीड रिसोर्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों को विचार करें, संसाधन प्रकार और उदाहरण आपको मैच करना है, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर, एयर, विंड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। एंड ह्यूमन रिसोर्स, कैंसर स्पेशलिस्ट। कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो 1 और 4 करेक्टली मैच नहीं है। देखिए स्टेटमेंट 2 और 3 तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा फ्रेंड्स, बट लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप आएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव द्वारा निर्मित संसाधन क्या होंगे? किसी बीमारी को ठीक करने वाली दवाइयां, दवाइयां एक संसाधन है, मानव निर्मित है, ठीक है। मानव संसाधन क्या होगा? इंसान जिसके अंदर कोई स्किल सेट हो। अब जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उसके अंदर स्किल सेट है, इसीलिए मानव संसाधन की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए। With reference to the distribution of resources, consider the following statements. संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Terrain and climate are the only physical factors that determine the distribution of resources. Only word की वजह से गलत हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सन का कितना इंसोलेशन आ रहा है वहां पर, टाइम, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। एल्टीट्यूड ऑफ एन एरिया डज नॉट इन्फ्लुएंस इट्स रिसोर्सफुलनेस, गलत बात है। एल्टीट्यूड ऑफ एन एरिया, संसाधन कितने रहेंगे वहां पे, इसको बहुत डीपली इफेक्ट करता है। पिछले क्लास में देखा था फ्रेंड्स हम लोगों ने हिमालय पर्वत के बारे में, उसमें क्या होता है, हमने देखा था कि हिमालय में उसकी तलहटी से लेकर उसके शिखर तक दुनिया के सारे वेजिटेशन मिलते हैं। इसका मतलब एल्टीट्यूड इफेक्ट्स कि किस तरह के रिसोर्सेज आपको कहां पे मिलेंगे, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल इन टाइम एंड स्पेस, ये बात आपका सही है। तो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो 3 ओनली, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। हमने देखा भी था इसके टेक्स्ट को इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यहां याद है आपको फ्रेंड्स, मैंने इसलिए दिखाया था पहले ताकि आप इस एमसीक्यू में गलती ना करें। आइए आगे चलते हैं। लिमिटेड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। अनलिमिटेड, सोलर एंड विंड। अब आपको यहां पे बताना है फ्रेंड्स कि जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसके 2 कैटेगरी है, लिमिटेड और अनलिमिटेड, आपको पता है। अब जो लिमिटेड है
जो लिमिटेड हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है सही या गलत। अनलिमिटेड की आपको बताना है सही और गलत। अब देखिए, ज्यादातर लोग अनलिमिटेड को तो सही मानेंगे और बात सही भी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अनलिमिटेड होता है। लेकिन जरा पॉइंट 1 को देखिए, लिमिटेड को, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बस ये सोचना है कि जो वाटर है अगर एक बार खत्म हो गया, ठीक, तो क्या इसको रिप्लेनिश करने में ज्यादा वक्त लगता है, कम वक्त लगता है? इस एंगल से सोचिएगा। अगर आप इस एंगल से सोचेंगे तो आप सोच रहे हैं कि ये रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। देखिए यहां पे डाउट कैसे होता है लोगों को। सवाल क्लियरली बोल रहा है आपको कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसकी 2 कैटेगरी हैं। यहाँ इसीलिए मैंने इस फ्रेज को ऐड किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, कि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। यह आपको कंफ्यूजन और हो भी सकता है इसकी वजह से। ये बात सबसे पहले माइंड में बिठा लीजिए, किसी भी रिसोर्स अगर आप देखते हैं इस तरह से कि उसको खत्म हो जाने के बाद कितना वक्त लगता है रिप्लेनिश करने में, तो आप देख रहे हैं इस एंगल से कि वो रिसोर्स रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। ये सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल है लिमिटेड और अनलिमिटेड का, जो कि रिन्यूएबल के अंदर की ही श्रेणियां हैं। अब आप इस एंगल से सोचिए कि रिन्यूएबल तो ये है ही, वाटर भी रिन्यूएबल है, सॉइल भी है और फॉरेस्ट भी है। और आपको ये देखना है कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अब इसका क्या डेफिनेशन है, देखिए, सोलर एनर्जी, अगर आपसे पूछा जाए कितनी सोलर एनर्जी है ब्रह्मांड में या हमारे सन में, इसका कोई नंबर आप लिख नहीं सकते, तो ये हो गया आपका अनलिमिटेड। विंड एनर्जी, कितनी विंड एनर्जी है धरती के ऊपर, आप कोई नंबर दे सकते हैं क्या? ये हो गया आपका अनलिमिटेड। वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, ये सारे के सारे हैं आपके लिमिटेड। क्यों? क्योंकि वाटर कितना अवेलेबल है धरती पे आप एक नंबर दे सकते हैं, सॉइल कितना अवेलेबल धरती पे आप एक नंबर दे सकते हैं, फॉरेस्ट कितना एरिया फॉरेस्ट है आप एक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब आपको फ्रेंड्स मैं समराइज कर देता हूं। देखिए, रिसोर्सेस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल के अंदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब आपको अगर ये डायग्राम समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, फॉरेस्ट, लैंड, सॉइल, वाटर। अनलिमिटेड में कैन गिव सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी एज एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन है ना फ्रेंड, जहां पर कि आप एनसीईआरटी बुक अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। यही मैंने आपसे फर्स्ट डे भी कहा था। देखिए, इस पूरी सीरीज का मतलब क्या है, एनसीईआरटी बुक्स ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, इस पूरी सीरीज का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीजें ऐसी मिल जाए जो कि बहुत बेसिक मिनिमम है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मिनिमम है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पता होने चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है फ्रेंड्स, और आप एनसीईआरटी बुक को जंप करके चले गए सीधा ऑप्शनल प्रिपरेशन करने या सीधा करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करने के लिए, यू कैन नॉट कम बैक एंड अगेन रीड दीज थिंग्स। इसीलिए फर्स्ट स्टेप, which is the most important step for any journey, for any preparation, has to be NCERT books. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के लिख भी दिया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर आप माइंडफुल हैं, एग्जामिनेशन के टाइम आपने पढ़ लिया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ही बात हो रही है, तब तो आप सही सही आंसर तुरंत टिक कर सकते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन के प्रेशर में कुछ चीजें माइंड से स्किप कर जाती हैं, या आप कुछ देख रहे हैं लेकिन माइंड पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर रहा उसको। उस केस में पता आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर बोलेंगे 2 ओनली। ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका बोथ 1 and 2 आर राइट। चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following resources are formed only when the original nature of natural substance is changed? अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन तब बनता है जब प्राकृतिक पदार्थ की मूल प्रकृति बदल जाती है? रिन्यूएबल, ह्यूमन, नॉन रिन्यूएबल या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? नेचर ने आपको जैसा दिया आपने उसको वैसा ही यूज कर लिया, उसमें आपने ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया। इसका मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता,
आपने जस्ट कुछ देर पहले देखा भी है अभी, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स में कुछ चेंज करने की आवश्यकता तो है नहीं, तो बचा क्या ऑप्शन, ह्यूमन मेड रिसोर्स। और यही फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन भी होता है, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स का डेफिनेशन भी यही होता है कि इट इज द रिसोर्स विच इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ओरिजिनल नेचर ऑफ नेचुरल सब्सटेंस इज चेंज्ड टू मेक इट यूजेबल, टू मेक इट मोर यूजेबल या टू मेक इट कमर्शियल। जैसे जैसे सीमेंट क्या है आपका, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्यों? सीमेंट बनाने के लिए आपको लाइमस्टोन चाहिए, सीमेंट बनाने के लिए आपको जिप्सम चाहिए, और आपको बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि आपको नेचुरली अवेलेबल हैं। आपने सब चीजों को कंबाइन किया एंड देन यू मेड इट इनटू अ सीमेंट विच इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच बिकम यूजेबल ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ध्यान दीजिएगा, सही पूछ रहा है। नॉर्मली मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ इनकरेक्ट का, बट यहाँ पे सही के लिए सेट कर रहा हूं। आइए, रिसोर्स कंजर्वेशन इंक्लूड्स बैलेंसिंग द प्रेजेंट डेवलपमेंटल नीड्स एंड प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इस स्टेटमेंट को कुछ देर के लिए होल्ड पे रखते हैं अभी, क्योंकि यहां पे भी लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है। नेक्स्ट देखिए, गिविंग टाइम टू रिसोर्सेज टू रिप्लेनिश इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। ये बात सही है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास दुनिया में जितना कोल है ना, उसको धीरे धीरे और आराम से यूज करना है, उसको कंजर्व करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको कंजर्व करना है, संरक्षण करना है कोयले का, तो आप कोयले की खपत को थोड़ा कम करेंगे ताकि कोयला बनने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा वक्त और मिल जाए। वही स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में केवल वर्तमान विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का लापरवाह उपयोग और बर्बादी शामिल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स रेकलेस यूज एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू केटर टू प्रेजेंट डेवलपमेंटल नीड्स। बिल्कुल भी नहीं। Reducing consumption, recycling and reusing can help in conserving resources। ये बात सही है। पूछ रहा है करेक्ट आंसर बताइए। अब देखिए, पहले आपको मैं आंसर टिक कर रहा हूं, उसके बाद वापस आएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट पे। आपके आंसर में 3 नहीं हो सकता, आपके आंसर में 2 और 4 होना है, और अब 1 के चक्कर में आप फंस गए। वो आपके पास हो गया 50-50। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यही वो क्वेश्चन है जहां पर कि आपको एनसीईआरटी बुक्स की इंपॉर्टेंस क्लियरली दिखाई देती है। रिसोर्स कंजर्वेशन एक टर्म है, संसाधन संरक्षण अपने आप में एक मुहावरा, अपने आप में एक टर्म है। ठीक है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में एक टर्म होता है। अब आप पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। रिसोर्स कंजर्वेशन includes balancing the present developmental needs and preserving the resources for future generations। ये स्टेटमेंट ना गलत है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेफिनेशन लिखा गया है बैलेंसिंग प्रेजेंट विथ फ्यूचर, ये रिसोर्स कंजर्वेशन का डेफिनेशन नहीं है, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है। रिसोर्स कंजर्वेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको आज के डेट में संरक्षण करना है संसाधनों का। कैसे? रिसाइकल करिए, कम यूज करिए उसको, है ना, उसको रीयूज करना सीखिए, कम यूज करिए, रीयूज कीजिए, रिसाइकल कीजिए, यही तरीके हैं रिसोर्स कंजर्वेशन के। तो पहला स्टेटमेंट सुनने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स कंजर्वेशन का कोई मतलब नहीं होता फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के साथ। अगर आप प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका डेफिनेशनली रॉन्ग हो गया, इसलिए वो रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी ओनली। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप रिसोर्सेज को केयरफुली यूज कीजिए ताकि उनको वक्त मिले वो रिन्यू हो सके। ठीक, रिसोर्स कंजर्वेशन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है कि फ्यूचर के साथ भी आप बैलेंस कर रहे हैं अपने प्रेजेंट नीड्स को, नहीं। अगर आप ये चीज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडी। दैट इज नॉट रिसोर्स कंजर्वेशन, आरसी।
ये एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डाउट कैसे होता है। आई होप बाकी सारे स्टेटमेंट आपको क्लियर होंगे। अब देखिए यहाँ डाउट कैसे होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रिसोर्स कंजर्वेशन आप यही कह रहे हैं ना कि एट प्रेजेंट हमें ठीक से यूज करना है रिसोर्सेज को और टाइम देना है ताकि वो रिप्लेनिश हो सके, ताकि वो रिन्यू हो सके। यही स्टेटमेंट है, यही चीज तो बोल रहा हूँ। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन। अब बच्चे यहाँ पे डाउट ये रेज करते हैं कि सर आप ये कर किसके लिए रहे हो? फिर आप जो कह रहे हो, या इंसान जाति अगर संसाधनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करती है, उन्हें वक्त देती है नवीनीकरण होने के लिए, तो किसके लिए कर रही है? फ्यूचर के लिए तो कर रही है। बात तो सही है। अगर आप रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। यहां पे ना बहुत माइन्यूट अंतर है, ठीक है। देखिए, रिसोर्स कंजर्वेशन के डेफिनेशन में फ्यूचर का हम लोग कोई स्कोप नहीं रखते हैं, फ्यूचर जनरेशन का कोई स्कोप नहीं रखते हैं। हाँ ठीक है, अगर हम आज अगर रिसोर्सेज थोड़े कम यूज करेंगे, इफ कंजम्पशन गोज डाउन ऑफ रिसोर्सेज, तो उनको टाइम मिल जाएगा टू गेट रिन्यूड, तो हमारे फ्यूचर के नीड्स का और बेटर ख्याल रखा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है फ्रेंड्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको पहले फ्यूचर के नीड्स को देखना है, फिर आपको प्रेजेंट में क्या कंजर्वेशन करना है ये सोचना है। अप्रोच का डिफरेंस देखिएगा। रिसोर्स कंजर्वेशन में आपको बस एट प्रेजेंट रेस्पॉन्सिबली यूज करना है रिसोर्सेस को, और कुछ भी नहीं। अगर आप आज की डेट में कोयले की खपत को कम करते हैं और अपने घर में अगर आप कोई सोलर सेल लगा लेते हैं, इसकी वजह से आप रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं कोयले का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि फ्यूचर में जब कोयले की आवश्यकता होगी तो कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सिर्फ अपने रूम के लाइट्स को टाइम पे ऑफ कर देते हैं ताकि वेस्टफुल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ना हो, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मैंने समझा दिया इसके बीच का डिफरेंस। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कुछ एग्जांपल्स खुद से सोचिए जहां पर कि आप प्रेजेंट में रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कर सकें, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहां पर कि आप प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकें। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अगर आप सिर्फ टाइम पे लाइट्स को ऑफ कर दें ताकि वेस्टफुल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ना हो, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स कंजर्वेशन। और अगर आप कोयले की, मोस्टली बिजली कोयले से पैदा होती है हमारे कंट्री में, तो अगर आप कोयले की खपत को कम करने के लिए अपने बैकयार्ड में सोलर सेल लगा लें, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच के इंटरप्ले को समझिएगा फ्रेंड्स, वही डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। Consider the following activities: sustainable use of renewable resources, conserving diversity of life on earth, multiplying damage to natural environment. Which of the following activities can lead to conservation of resources? Certainly 3 तो कुछ कर नहीं पाएगा, 1 और 2 कर देगा। Option number D will be your right answer. ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी will be your right answer. नेक्स्ट आइए, Which of the following constitute the principle of sustainable development? सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हैं? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सही है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, सही है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, सही है। इनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, ये भी सही है। ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर 8.1 कक्षा 8 अध्याय 1 संसाधन के ऊपर। इसमें कुछ डेफिनेशन वाले जो टॉपिक्स थे वो मैंने ठीक से डील किया है, क्योंकि वहां पे लोगों को दिक्कत तो होती है। बाकी फिर चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। आपको रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल के 2 प्रकार होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये अगर आपको पता है और आपको रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस पता है, ब्रॉडली आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। आई विल सजेस्ट कि मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए हैं, उसको जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे तो 8.2 करेंगे, क्लास 8 चैप्टर 2। Till then, all the best and goodbye.